हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआर ड्रॉप के बारे में। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसको 10 मिनट या 15 मिनट में कवर नहीं किया जा सकता और इसके बहुत सारे पहलू हैं। तो थोड़ा बहुत हम देखने का कोशिश करेंगे और यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली लेआउट पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ छूट जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। बेसिक मैं आपको आईआर ड्रॉप के बारे में बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आईआर ड्रॉप जो होता है वो वोल्टेज ड्रॉप होता है, एक काइंड ऑफ जो मेटल जो लेआउट में मेटल ड्रॉ किए जाते हैं कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस या फिर एक मास से दूसरे मास के बीच में, उनके बीच में मेटल जो कनेक्ट होता है, एक्चुअली उस मेटल का कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस होता है। और वो रेजिस्टेंस एक तो मेटल का होता है जो लेआउट वाइज हम लोग देखते हैं और हमको दिखता है। दूसरा जो रेजिस्टेंस होता है वो डिवाइस का खुद का भी अपना रेजिस्टेंस होता है। जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि जो आरडी होता है वो ड्रेन रेजिस्टेंस होता है, या फिर चैनल रेजिस्टेंस जो होता है, वो सारे रेजिस्टेंस भी डिवाइस के रेजिस्टेंस होते हैं, मॉसफेट के रेजिस्टेंस होते हैं, जो भी एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। लेकिन वो सारे रेजिस्टेंस डिजाइन वाले अपना कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं। जो मेटल का रेजिस्टेंस होता है वो भी डिजाइन वाले देखते हैं, लेकिन हम लेआउट पॉइंट ऑफ व्यू से उनको मिनिमाइज करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं और कुछ टेक्निक यूज करते हैं, जैसे मेटल को वाइट करना वगैरह वगैरह, और उसके थ्रू हम लोग रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं। तो आई आर ड्रॉप जो होता है बेसिकली वो आई करंट और आर रेजिस्टेंस, आई आर दोनों मिल करके वोल्टेज बनाते हैं। तो स्पेशली ये होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो कि हमारा मेटल के थ्रू या डिवाइस के थ्रू होता है। और जितना ज़्यादा इसमें अगर बी बराबर आई आर है तो चाहे आई बढ़ जाए या आर बढ़ जाए, तो चाहे आई बढ़ जाए चाहे आर बढ़ जाए, आपका बी मतलब पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये दोनों नहीं भी बढ़ते हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ ड्रॉप देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक मेटल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अपना खुद का होता है। तो ये हमारे डिवाइस का या चिप का जो परफॉर्मेंस है उसको इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये अगर आर बढ़ेगा या फिर आई बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत डिक्रीज होगा। अगर आर आर आपका बढ़ रहा है तो उस समय जो टाइमिंग होता है वो होता है आर इंटू सी, और अगर आर बढ़ गया है तो उस समय टाइमिंग पर भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो गया मेटल वायर में तो क्या होगा कि हो सकता है कि आपका मान लीजिए कि यहाँ पर एक डिवाइस है, एक यहाँ पर डिवाइस है और ये किसी मेटल से कनेक्टेड है। अब क्या हुआ, अगर यहाँ से लेकर के अब ये जा रहा है पोटेंशियल, यहाँ पर B1 है और यहाँ B2 है, लेकिन यहाँ पर जो होता है एक एक्सपेक्टेड रेंज होता है। डिजाइन में ये लोग डिसाइड करते हैं कि प्लस माइनस हमको 5% ही ड्रॉप चाहिए, इससे ज़्यादा ड्रॉप होता है तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको हमें किसी ना किसी तरीके से अवॉइड करना होगा। तो वो ड्रॉप हम देखते हैं। अब B1 माइनस B2 जो होना चाहिए वो इतना ही होना चाहिए कि हम लोग उसको ओके कर पाए। उससे ज़्यादा ड्रॉप अगर होता है तो उसको हमको कंसीडर करना होगा और उसको रोकना होगा, ताकि हमारा आईआर ड्रॉप हमारे डिवाइस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट ना कर पाए। तो इतना वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो ये रहा इंट्रोडक्शन बेसिक कि आईआर ड्रॉप होता क्या है, उसके बारे में हो गया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब इसके काजेस क्या हो सकते हैं? तो पहला जैसे मैंने बताया कि हाई रेजिस्टेंस होगा। हम केवल लेआउट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं, यहाँ पर डिजाइन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। कभी अन्य लेक्चर में हम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेंगे। आप लेआउट में काम कर रहे होंगे तो आपके पास पीडीके होगा, और पीडीके में आपके डीआरएम फाइल होगी, और डीआरएम फाइल में हर एक मेटल का अपना रेजिस्टेंस लिखा होगा। तो जैसे जैसे आप मेटल बढ़ाते जाते हैं, मतलब मेटल 1 से 2 गए और 2 से फिर 3 गए, तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो घटता जाता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा फैब्रिकेटर वालों की वजह से होता है, क्योंकि वो मटेरियल चेंज कर देते हैं, और मतलब एलॉय जो मटेरियल यूज करते हैं मेटल बनाने के लिए वो चेंज कर देते हैं, या फिर क्या होता है थिकनेस ऑफ द मेटल वो बढ़ाते चले जाते हैं। इस वजह से आपको रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता दिखता है। तो मेटल 1 जो होता है उसमें हायर रेजिस्टेंस होता है, पॉली उससे भी ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस का होता है, और मेटल 2 का कम, मेटल 3 का उससे कम, ऐसे ऐसे कम होता चला जाता है। तो मेटल लेयर्स की वजह से हाई मेटल हाई रेजिस्टेंस मिलता है हमें
अकॉर्डिंग टू हम कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं। और अगर नंबर ऑफ विया कम डाले गए हैं, कहीं कनेक्शन मान लीजिए कि ये मेटल 2 है और ये कनेक्ट हो रहा है मेटल 3 से, तो ये हो गया आपका मेटल 3 और ये हो गया मेटल 2। अब यहाँ पर पॉसिबल है कि आप 6 विया डाल सकते हैं, 6 विया अगर डाल सकते हैं, बट आपने क्या किया है, केवल कनेक्ट कर दिया है 2 विया के थ्रू। अब 2 विया के थ्रू अगर आपने कनेक्ट किया है तो क्या होगा, वहां पर अब रेजिस्टेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली विया वाला हम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये हो गया आपका मेटल 3 और यहाँ पर आपका मेटल 2 है समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये अगर मेटल 2 है और ये मेटल 3 है, तो विया कैसे कनेक्ट होता है, एक ये विया हो गया, एक ये विया हो गया, ऐसे एक और विया हो गया और इसके साथ बहुत सारे विया हो गए। तो हर एक विया कनेक्शन दिखाता है मेटल 2 का मेटल 3 से। तो मेटल 2 का मेटल 3 से जो कनेक्शन होता है एक्चुअली, वो जितने नंबर ऑफ विया होंगे वो क्या होगा, हर एक विया का अपना एक रेजिस्टेंस होगा। तो ये ऐसे हर एक विया का अपना रेजिस्टेंस होगा। अब ये सारे के सारे एक पोटेंशियल पर रहेंगे और ये सारे के सारे एक पोटेंशियल पर रहेंगे। तो देख रहे हैं कि ये जितना नंबर ऑफ विया बढ़ाते जा रहे हैं, रेजिस्टेंस सब पैरेलली ऐड होते जा रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस पैरेलली ऐड हो रहे हैं तो क्या होता है कि ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे कनेक्ट होता चला जाता है। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा बहुत डिक्रीज हो जाता है। जितने नंबर ऑफ विया उसमें ऐड होंगे उतना ज्यादा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ विया जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो उतना रखना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने 2 विया रखा था केवल, तो आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस इस विया के एक रात देखने को मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है आपने ये जो बिट्स रखा हो ये करंट के हिसाब से रखा हो, लेकिन यहाँ पर विया जो हो वो करंट के हिसाब से ना रह रहा हो। तो इस हिसाब से आपको IR ड्रॉप यहाँ ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। अगर कम नंबर ऑफ विया रहेंगे तो नंबर ऑफ विया आपको बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका जो सेल हो वो उसका डेंसिटी ज्यादा हो। सेल का डेंसिटी मतलब जो पावर कंज्यूम कर रहा है, मतलब कि स्विचिंग रीजन बहुत सारे डिवाइसेस का एक साथ स्विच हो रहा है, उस केस में क्या होगा, एक साथ बहुत ज्यादा करंट ड्रा करेगा। अगर बहुत ज्यादा करंट आपका ड्रॉ हो रहा है तो क्या होगा, आपका IR जो होगा, क्योंकि I आपका बढ़ रहा है तो इस हिसाब से IR टोटल बढ़ जाएगा। तो इसको भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा स्विचिंग एक साथ हो रही है तो वहां पर IR ड्रॉप ज्यादा होने वाला है और उसको हमें टेक केयर करना पड़ेगा। या ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो ज्यादा हमें उस पर फोकस करना होगा कि हमारा जो डिवाइस हो वो और जो मेटल हो वो कम से कम IR ड्रॉप हो, कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो। अब यहाँ पर जैसे पावर पैड है, पावर पैड है मतलब BDD मान लीजिए यहाँ से आ रहा है, और अब ये मेटल है, अब ये मेटल है टॉप मोस्ट मेटल मोस्टली रखा जाता है जो पैड से आता है। तो टॉप मोस्ट मेटल पावर का आपका राउटिंग किया गया है। अब इसमें मेटल का खुद का अपना रेजिस्टेंस होगा और वो रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब एवरीवेयर होगा, बट मैंने थोड़ा इसको पीस में दिखा दिया है। बाकी ये रेजिस्टेंस एक्चुअली हर जगह होता है, पूरे वायर में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि मेटल बहुत हाई लेवल का होता है, अच्छा एलॉय यूज किया जाता है टॉप मेटल, तो इसमें रेजिस्टेंस बेसिकली कम होता है और इसका विड्थ भी बहुत ज्यादा रखा जाता है, फिर भी इसमें ड्रॉप देखने को मिलता है। और इससे फिर यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस ड्रॉप हुआ पहले, फिर ये आकर के हमारे सेल से भी कनेक्ट हो रहा होगा। और ये दूसरा मेटल है, तो ये टॉप मोस्ट मेटल है, उसके नीचे ये लाया गया सेल तक, और ये भी कोई मेटल होगा, विया से कनेक्शन होगा तो विया में ड्रॉप होगा, फिर मेटल में ड्रॉप होगा, फिर विया में ड्रॉप होगा। टॉप मोस्ट से आकर के ये जब लोअर मोस्ट में मेटल 1 या 2 में आएगा तो उस वक्त तक आपका पोटेंशियल का ड्रॉप देखने को मिलेगा, मतलब कि आपका IR ड्रॉप देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद सेल से जब यहाँ पर डिवाइस का कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा, उसमें से फिर से हमें कुछ IR ड्रॉप देखने को मिलेगा। फिर इसका जो आउटपुट होगा वो किसी वायर के थ्रू जा रहा होगा और ये वायर में खुद का रेजिस्टेंस होगा और वो किसी दूसरे सेल को फिर से वो आउटपुट डिलीवर कर रहा होगा, ये वाला सेल। तो इसमें फिर से रेजिस्टेंस पिक्चर में आ रहा है और ये फिर से ड्रॉप हमको देखने को मिलेगा। तो हर जगह आपको ड्रॉप ही देखने को मिल रहे हैं, तो इन सबको मैनेज करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि एक ब्लॉक यहाँ पर प्लेस है और एक ब्लॉक यहाँ पर प्लेस है। अगर ये ब्लॉक इसके नियर ज्यादा प्लेस किया जाएगा तो आपका राउटिंग लेंथ कम होगा, और अगर राउटिंग लेंथ कम है तो आपका R कम हो जाएगा, अगर R कम है तो IR ड्रॉप कम हो जाएगा। अब ये सब करना पड़ता है हमें, लेकिन अगर ये पॉसिबल है तभी करना, ऐसा नहीं कि एक राउटिंग के चक्कर में यहाँ और सारे राउटिंग हो रहे हैं और उन सब में
रेजिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो सारे राउटिंग को ध्यान में रखते हुए सबसे सुइटेबल जगह आपको ढूंढनी होगी इस ब्लॉक को प्लेस करने की, ताकि आपका राउटिंग जो लेंथ है वो मिनिमम हो सके, और राउटिंग लेंथ मिनिमम होगा तो IR ड्रॉप कम होगा। तो ये रॉन्ग ब्लॉक प्लेसमेंट भी हमारा IR ड्रॉप को जन्म देता है। तो अब इफेक्ट क्या पढ़ते हैं देख लेते हैं। इफेक्ट में क्या होगा कि अगर सिग्निफिकेंट मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अगर हो रहा है किसी मेटल वायर के अक्रॉस, तो हो सकता है कि दूसरे एंड पर जहां पर हमारा ये दूसरे ब्लॉक के लिए इनपुट बन रहा था, वहां पर पहुंचते पहुंचते वोल्टेज जो है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाए, तो इस वोल्टेज इस सेल को प्रॉपर इनपुट वोल्टेज ही ना मिल पाए। अगर इसको प्रॉपर इनपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि ये डिवाइस काम ही ना करे। तो इस के लिए हमें प्रॉपर जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप बहुत कम हो वायर के क्रॉस, और जो हमें चाहिए मिनिमम वोल्टेज वो हमारे दूसरे वाले ब्लॉक को मिल पाए। तो हमारा ये फंक्शनल एरर नहीं आएगा, अदरवाइज ये फंक्शन ही नहीं करेगा क्योंकि सफिशिएंट इनपुट वोल्टेज इसको मिल ही नहीं रहा है। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मतलब जनरली जो IR होता है वो करंट और रेजिस्टेंस दोनों का होता है, तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका टाउ होता है, मतलब टाइमिंग होता है, वो भी बढ़ता है। अगर टाइमिंग आपका बढ़ता है मतलब प्रोपोगेशन डिले भी बढ़ता है, तो सिग्नल यहाँ से यहाँ तक जाने में हो सकता है इस वायर के थ्रू ज्यादा टाइम ले ले, और क्योंकि आपका रेजिस्टेंस बढ़ा है तो टाइमिंग भी इफेक्ट करता है आपका। जब आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ना मतलब IR ड्रॉप का ही पार्ट है। रेजिस्टेंस बढ़ना मतलब आपका IR ड्रॉप का बढ़ना, और वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, टाइमिंग को भी बढ़ाता है। तो प्रोपोगेशन डिले को भी हमें कंसीडर करना होगा, और उसके हिसाब से ही हमें मेटल का विड्थ रखना होगा या फिर मेटल रखना होगा, ताकि आपका कम से कम रेजिस्टेंस ड्रॉप हो और टाइमिंग भी यहाँ पर मीट हो पाए। तो ये सब डिजाइनर बताते हैं कि टाइमिंग मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो रेजिस्टेंस आपको घटाना होगा, रेजिस्टेंस घटाना होगा। तो लेआउट वालों का हेडेक है कैसे उसको घटाएंगे, तो उसको भी हमें देखना पड़ता है। और क्या है कि अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो जैसे IR में करंट फ्लो हो रहा है, अगर करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो IR टोटल बढ़ जाएगा, मतलब B बढ़ जाएगा। B मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब IR ड्रॉप बढ़ जाएगा। IR ड्रॉप अगर बढ़ गया उस केस में क्या होगा कि क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो हीट जनरेट करता है जब उसके थ्रू करंट जाता है, बहता है, तो हीट जनरेट होगा। अगर हीट जनरेट होगा तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस आपकी मेटल के रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। अब मेटल के रेजिस्टेंस को कैसे बढ़ाएगा हीट, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आपका सेमीकंडक्टर है तो वो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है उस केस में आपका जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मेटल के लिए कंडक्टिविटी घटती है, तो इस बात का ख्याल रखना है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, आपका रेजिस्टेंस ड्रॉप को बढ़ा देगा और भी ज्यादा, क्योंकि अब मेटल आपका कम कंडक्टिव हो जाएगा, मतलब मोर रेजिस्टिव हो जाएगा, और आपको ज्यादा IR ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो टेम्परेचर राइज भी हमारे लिए खतरनाक है, मेटल के लिए स्पेशली। तो इसको भी हमें इफेक्ट ये वाला देखने को मिलता है। और जो IR ड्रॉप होता है वो हमारे पावर ग्रिड को भी इफेक्ट करता है, मतलब पावर अगर BDD है तो उसको बहुत ज्यादा IR ड्रॉप अगर सिग्निफिकेंटली मतलब हो रहा है तो क्या करेगा, अगर ये BDD रहा होगा तो सडनली बहुत ज्यादा करंट ड्रा करने से, IR ड्रा करने से यहाँ जो BDD होगा वो भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिप हो जाता है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना होगा और बहुत ज्यादा अच्छा रोबस्ट पावर राउटिंग करनी होगी, ताकि हमारा जो IR ड्रॉप हो वो उतना इफेक्ट ना डाल पाए हमारे पावर ग्रिड पर। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो अब IR ड्रॉप को हम रोकेंगे कैसे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमको जो पावर ग्रिड बनाते हैं जो मोस्टली वो BDD और BSS के लिए वो हमेशा टॉप मोस्ट मेटल रखते हैं, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, अच्छे मटेरियल का बना होता है और थिकनेस भी अच्छी खासी होती है, मतलब ये ज्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटी रखता है। तो ये IR ड्रॉप को रिड्यूस करता है हायर मेटल स्पेशली पावर ग्रिड में। जो वाइड और डेंस पावर ग्रिड बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर डेंस नहीं रहेगा, अब एक साथ स्विचिंग हो रहा है तो BDD में से ज्यादा करंट फ्लो होने की वजह से आपका IR में थोड़ा डिप देखने को मिलेगा, मतलब वो पोटेंशियल में थोड़ा डिप देखने को मिलेगा। अगर ये बहुत ज्यादा रोबस्ट है आपका पावर ग्रिड, उस केस में क्या होगा कि अगर यहाँ से थोड़ा ले रहा है तो दूसरा मेटल जो होगा वो थोड़ा सा संभाल लेगा,
और तीसरा मेटल जो होगा वो थोड़ा सा संभाल लेगा। तो कहीं एक पर्टिकुलर लाइन में आपको बहुत ज़्यादा डिप नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए वाइड और डेंस पावर ग्रिड बनाना बहुत जरूरी है और उस पावर ग्रिड का यूनिफॉर्म पावर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये केवल बीडीडी का ही नहीं, बीएसएस का भी होना चाहिए, मतलब जो बीडीडी से करंट आएगा वही तो बीएसएस में जाएगा। तो पावर ग्रिड बहुत अच्छी होनी चाहिए इंक्लूडिंग बीडीडी एंड बीएसएस, ताकि आईआर ड्रॉप कम से कम हो सके। अगर हम डीकपलिंग कैपेसिटर ऐड करते हैं तो ये एक प्रकार का छोटा छोटा बैटरी की तरह काम करता है, जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है और कहीं भी डिप आता है तो वहां पर तुरंत सप्लाई कर देता है, जो कि आपका कैपेसिटर का प्रॉपर्टी होता है कि जैसे ही उसको डिप मिलेगा वो सप्लाई कर देगा, अगर ओवर मिलेगा तो स्टोर कर लेगा। तो ये बहुत अच्छा चीज होता है एडिशन ऑफ डीकपलिंग कैपेसिटर। हालांकि अगर 90 नैनोमीटर के नीचे आते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपका जो गेट ऑक्साइड होता है उसका थिकनेस काफी कम हो जाता है। तो इसलिए जब उस समय डीकपलिंग कैपेसिटर ऐड करते हैं तो उसका थिकनेस ज्यादा रखते हैं। ये तो अलग बात होगी। फिलहाल हम क्या करते हैं, डीकपलिंग कैपेसिटर ऐड करते हैं ताकि हमारा जो हमारा वोल्टेज हो वो स्मूथ वोल्टेज हमको मिले, हमेशा उसमें ज्यादा मतलब फ्लक्चुएट ना हो बेसिकली। तो वो आईआर ड्रॉप को अच्छा मैनेज करेगा। क्राउडिंग ऑफ हाई पावर सेल, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर एक सेल है, ये चिप है पूरा। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हाई पावर कंज्यूम कर रहा है, अलग से बगल में फिर से हाई पावर कंज्यूम करने वाला बना दिया, एक और पावर हमने रख दिया जो हाई पावर कंज्यूम कर रहा है। तो बहुत ज्यादा सेल्स अगर बगल बगल में हाई पावर कंज्यूम करने वाले हो गए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर रिक्वायरमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारा तो जो लाइन होगा पावर ग्रिड का वो तो यूनिफॉर्म ही रहता है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई, यहाँ पर बहुत कम हो रही है, तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने से अब यहाँ की लाइनों पर ज्यादा लोड होने वाला है। तो हम ट्राई करते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का रखने का, ताकि ये ऐसे हमारे चिप में राउटिंग वगैरह को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का पावर कंजम्पशन सेल को प्लेस करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं अभी रेजिस्टेंस वाइज डिस्कस करने को, जैसा मैंने डिजाइन पर्सपेक्टिव से कहा, और बाकी सारी चीजें मैंने लेआउट पर्सपेक्टिव से बात कर ली है। एक तो मेटल को वाइड करने से हमें रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है। अगर मेटल को जितना ज्यादा वाइड करेंगे उतना ज्यादा, आर बराबर रो यल बाई ये होता है। तो यहाँ पर ये जो होता है वो W इंटू टी होता है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा हम वाइड करेंगे यही हमारे कंट्रोल में होता है। थिकनेस जो होता है वो पहले से फिक्स होकर के आता है बाउंड्री साइड से, तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। W के साथ हम खिलवाड़ कर सकते हैं। लेंथ तो हम अगर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर हम लेंथ में कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उस केस में हमें W पे ही पूरा दारोमदार आ जाता है। तो हम W को जितना ज्यादा मेटल का बढ़ाते हैं उतना ज्यादा आपका आईआर ड्रॉप कम होता है। मतलब आईआर ड्रॉप मतलब पोटेंशियल ड्रॉप कम होता है, वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। तो बिट्स हमारा बढ़ाना हमारे कंट्रोल में होता है। तो बिट्स दो प्रकार से बढ़ाते हैं, या तो जो मेटल है उसका डायरेक्टली हम बिट्स बढ़ा दें, या फिर क्या करेंगे कि इसको पैरेलल, अगर वहां पर पॉसिबल नहीं है तो एक अलग से राउटिंग दे सकते हैं। इसके पैरेलल में जो कनेक्शन यहाँ हो रहा होगा B1 B2 के बीच में, वो वाला हम राउटिंग एक और पैरेलल राउटिंग दे देंगे जहां भी पॉसिबल स्पेस होगा। तो पैरेलल राउटिंग के थ्रू भी हम बेसिकली बिट्स ही बढ़ा रहे हैं। तो चाहे डायरेक्टली बिट्स बढ़ा दें या पैरेलल राउटिंग के थ्रू बिट्स बढ़ा दें, वो ओवरऑल आपके W को बढ़ाता है, और W को बढ़ाता है मतलब कि R को घटाता है, और R को घटाता है मतलब कि IR ड्रॉप को घटाता है, जो कि हमारा लेआउट पॉइंट पे ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होता है। हमने बात कर लिया कि बहुत ज्यादा से ज्यादा हमेशा दो मेटल अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा विया रखना है उस पर हमें ध्यान देना है। हमेशा ज्यादा से ज्यादा विया रखना है जब भी मेटल हम कनेक्ट कर रहे हो। तो ये हो गया लेआउट पॉइंट ऑफ व्यू से बातें, और आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स आपके लिए है। हमारे चैनल के सारे पीपीटी आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कीजिए। अब तक के जितने लेक्चर मैंने लिए हैं सारे लेक्चर के पीपीटी आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ सारे लेआउट और डिजाइन रिलेटेड बुक भी आपको वहां पर एक स्थान पर देखने को मिल जाएंगे। तो बुक, पीपीटी और मटेरियल के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। टाटा, बाय बाय।